हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू द नुवर निखिल चैनल और मैं हूँ पूजा मिश्रा। तो आज हमारी ये इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉ की अगली क्लास है और आज हमारी होने वाली है लेक्चर नंबर 14। ठीक है, बस 2 ही 3 क्लासेस मैक्सिमम में जो है हमारी ये पूरी की पूरी सब्जेक्ट जो है वाइंड अप होने वाली है बहुत ही जल्द। एंड बहुत सारे बच्चे जो है इसके बारे में पूछ रहे हैं कि टेस्ट सीरीज़ कब आएगी एंड जो MCQ 100 MCQ पर सब्जेक्ट की जो मैंने बुकलेट बोली हुई है ये कब आएगी। तो मैं आपको बता दूं, जो हमारी टेस्ट सीरीज़ है, जो हमारी मॉक्स है, वो हमारी नवंबर फर्स्ट वीक मतलब मैक्सिमम 5 नवंबर तक मैं आपको बोल रही हूँ, तब तक हमारी आ जाएगी बिल्कुल EPFO एग्ज़ाम पैटर्न पर आधारित। यानी कि 120 क्वेश्चंस होंगे आपके पर टेस्ट। एंड अभी जो है मैं सोच रही हूँ 3 से 4 जो है वो मोस्टली, यानी 5 जो है, मैं अगर आप बोलोगे तो इसके बारे में एक बार मुझे फिर से कमेंट करके सजेशन दे देना। मैं सोच रही हूँ कि मैक्सिमम जो है आउट ऑफ 5 टेस्ट मैं 5 टेस्ट लेकर के आऊँगी, जिसमें कि 3 तो मैंने सोचे हुए हैं कि मैं सेक्शनल लेकर के आने वाली हूँ। अगर आपको सारे के सारे अभी सेक्शनल चाहिए, क्योंकि हम लोग दोबारा से सेकेंड लॉट भी लेकर के आएंगे अगर इसका रिस्पॉन्स अच्छा हुआ तो, ठीक है, फुल लेंथ वाली। तो आप मुझे बता देना कि मिक्स करके रखना है कि सारी की सारी सेक्शनल लाना है अभी, क्योंकि अभी जो है सब्जेक्ट पे पकड़ बनाना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, मतलब मैं ज़्यादा एम्फेसिस दो इस पर कि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी जो कोर सब्जेक्ट्स है वो कैसे स्ट्रॉन्ग हो। बाकी FLT जो है फुल लेंथ टेस्ट वो लास्ट टाइम में भी आप दे सकते हो, तो इसके बारे में मुझे कमेंट करके बताना। और जो दूसरी जो MCQ मैंने बोले हुए हैं 100 MCQ, वो भी लगभग 10 नवंबर तक जो है मैं सोच रही हूँ धीरे धीरे पर सब्जेक्ट जो है वो लॉन्च करती जाऊँगी। ठीक है, तो चलो हम लोग अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारी ये जो क्लास है दैट इज़ लेक्चर नंबर 14 एंड ये सभी हमारे मेंबर्स हैं जिन्होंने हमारे चैनल को ज्वाइन किया हुआ है। तो आज जो है हमारी ये आज जो हम लोग पढ़ने वाले दैट इज चैप्टर नंबर 9 एंड 11, इंटरनेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशंस कैसा रहता है एंड प्लस इंडस्ट्रियल हेल्थ एंड सेफ्टी। देखो चैप्टर नंबर 10 जो है वो हम लोग लास्ट टाइम वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट, वो अपनी अपनी पिछली क्लास दैट इज़ लेक्चर नंबर 13 में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग इस पे फोकस करने वाले हैं दैट इज़ इंटरनेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशंस। मेनली इसी पे फोकस रहेगा आज का पूरा लेक्चर। देखो इंटरनेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशंस जो है इसका मतलब क्या है। सबसे पहले मतलब ये है कि इट रेफर्स टू द स्टडी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड लेबर रिलेशंस जो कि अक्रॉस द डिफरेंट कंट्री। ठीक है, डिफरेंट कंट्रीज़ जो है, अगर हम सिर्फ इंडिया की ना बात करके डिफरेंट कंट्रीज़ की बात करें तो वहाँ पे इंटरनेशनल जो इंडस्ट्रियल रिलेशंस है वो कैसा रहता है। हाउ द मल्टीनेशनल एंटरप्राइज जो होते हैं, जो MNCs होते हैं, वो कैसे मैनेज करती है अपने लेबर रिलेशंस को। ठीक है, क्योंकि उनका जो प्रेजेंस होता है वो एक से ज़्यादा कंट्रीज़ में होता है। एंड द रोल ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का क्या रोल रहता है, जो कि लेबर लॉ से मतलब जो लेबर से मेनली जो क्या बोलते हैं उसको, मेन पर्पस जो उनका लेबर वेलफेयर है, उन सब ऑर्गेनाइजेशन का क्या रोल है। एंड हाउ द कल्चर, पॉलिटिकल एंड द लीगल सिस्टम जो है वहाँ के कंट्री के, वो कैसे इफ़ेक्ट करते हैं एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के रिलेशन को। ठीक है, तो ये सब हम लोग देखने वाले हैं। मेन अगर प्रोविज़न की अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पे मेन प्रोविज़न में क्या है, टू प्रमोट। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, तो ऑब्जेक्टिव है टू प्रमोट द ग्लोबल लेबर स्टैंडर्ड्स एंड द फेयर वर्किंग कंडीशंस। टू प्रमोट द ग्लोबल जो लेबर स्टैंडर्ड है एंड द फेयर वर्किंग कंडीशन, उसको प्रमोट करना। टू मैनेज द एम्प्लॉयमेंट रिलेशंस अक्रॉस द कंट्री इन मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, MNCs में जो है कैसे मैनेज होंगे उसको मैनेज करना। टू रिड्यूस द लेबर डिस्प्यूट्स, कैसे कम होंगे, लेबर राइट्स कैसे प्रोटेक्ट होंगे एंड कैसे कॉपरेशन बढ़ेगा बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। बेसिक सी चीज़ें हैं जो आपको ईजिली समझ में आ जाएगी पढ़ करके। एंड की एलिमेंट्स क्या हैं इसके, इंटरनेशनल वाले के इसके की एलिमेंट्स क्या हैं। तो देखो यहाँ पे ग्लोबल जो लेबर स्टैंडर्ड है, इसका डिस्क्रिप्शन सब आपको दिए गए हैं। ये आप इजीली पढ़ोगे, आपको खुद भी समझ में आ जाएगा। मेन तो नोट्स होता है यार, कि नोट्स कैसे, नोट्स भी तो आपको मिल रहे हैं इतने अच्छे से बने बनाए। आप ये मत देखो कि मैं क्या, मुझे जो पढ़ाना होता है मैं सिर्फ वही नोट्स में लिखती हूँ, सिंपल सी बात है। ठीक है, इसी कारण से मे भी आपको लग सकता है कि आई एम ओनली रीडिंग एंड आपको समझा नहीं रही हूँ। अब समझने का टाइम भी नहीं एग्ज़ाम में, लेकिन एग्ज़ाम के लिए जो भी रेलिवेंट है मैं नोट्स उसी के अकॉर्डिंग बनाती हूँ। जो भी मुझे बोलना होता है उतने ही नोट्स होते हैं। ग्लोबल जो लेबर स्टैंडर्ड है वो क्या है, तो यूनिफॉर्म मिनिमम कंडीशन ऑफ वर्क जो कि प्रिस्क्राइब्ड किए गए हैं बॉडी जैसे कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO के द्वारा, वो है आपके ग्लोबली लेबर स्टैंडर्ड। कलेक्टिव बार्गेनिंग हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं कि कलेक्टिव बार्गेनिंग होती क्या है, कि जो नेगोशिएशंस होती है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में, उसको कहते हैं हम लोग कलेक्टिव बार्गेनिंग। दूसरा क्या है, एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन। तो ये पता है इसका मतलब क्या है, पढ़ लेना यहाँ पे। इंटरनेशनल डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म टू हैंडल द लेबर
लेबर कन्फ्लिक्ट्स एंड क्रॉस कल्चरल मैनेजमेंट। ये क्या होता है? अडाप्टिंग द HR पॉलिसी टू डिफरेंट कल्चर्स एंड इतना अलग अलग कल्चर्स जो है उसको ध्यान में रखते हुए वैसे HR पॉलिसीज़ को अपनाना, उसको कहते हैं क्रॉस कल्चरल मैनेजमेंट। फॉर एग्जांपल, अगर एक कंपनी में नॉर्थ के भी लोग काम कर रहे हैं, साउथ के भी लोग काम कर रहे हैं, नॉर्थ ईस्टर्न वाले लोग काम कर रहे हैं, तो सबके कल्चर को ध्यान में रख करके वैसी एक्टिविटी कराना, वैसे लॉज बनाना, वैसे रेगुलेशंस बनाना, उसको कहते हैं क्रॉस कल्चरल मैनेजमेंट। फैक्टर्स जो कि अफेक्टिंग द IIR, ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जो कि अफेक्ट करते हैं इसको? तो सबसे पहले अगर देखो यहाँ पे तो कल्चरल डिफरेंसेस, ठीक है, वर्क एथिक्स, कम्युनिकेशन स्टाइल्स एंड द मैनेजमेंट एटीट्यूड्स वैरी करता है ग्लोबली। दूसरा, लीगल सिस्टम की बात करें तो लेबर लॉ जो है वो डिफ़र करता है अक्रॉस कंट्रीज़। इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें तो वेज लेवल्स एंड द लेबर मार्केट कंडीशंस जो है वो वैरी करता है। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, रोल ऑफ यूनियंस का क्या रोल रहता है, मल्टीनेशनल कंपनी की जो पॉलिसी होती है वो कैसी होती है, किन किन चीज़ों को ध्यान में रखती है, जैसे कि स्टैंडर्डाइजेशन वर्सेस लोकलाइजेशन, दोनों चीज़ों को ध्यान रखना। ये सब नॉर्मल सी चीज़ें, बेसिक सी चीज़ें, इसमें कुछ भी ऐसा टेक्निकल नहीं है जो पढ़ाया जाए। PDF नॉर्मल रीड करोगे तब भी समझ में आ जाएगा। मेजर इंस्टीट्यूशंस इन द इंटरनेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशंस में मेजरली जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं उन सभी के बारे में भी आपको थोड़ा आइडिया होना ज़रूरी है। अब चलो उसके बारे में एक एक करके हम लोग देखते हैं उस बॉडीज़ के बारे में। सबसे पहला जो हमारा मेजर जो इंस्टीट्यूशंस है जो कि इसको रेगुलेट करता है लेबर लॉ को, वो क्या है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज़ ILO। ILO के बारे में मैंने यहाँ पे ब्रीफली इसलिए बता दिया है कि मे भी एग्जाम में इससे भी पूछ ले कि ILO जो है उसका हेडक्वार्टर क्या था, उसकी इस्टेब्लिशमेंट क्या है, क्योंकि ये डायरेक्टली रिलेट करता है ना लेबर लॉ से, इसलिए मैंने ये भी दे दिया। इस्टेब्लिशमेंट देखो इसके कब हुए हैं तो 1919 में हुए हैं अंडर द ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स। ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स इसको जरूर याद रख लेना, ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स के जरिए ही ILO का निर्माण हुआ है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है ILO का? दैट इज़ जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड। वरना मैं आपको बता दूं कि ऐसे भी क्लासेस यूट्यूब में होते हैं जहाँ पे 10 MCQ, 12 MCQ, 8 MCQ, इस पर पूरी आधे घंटे 1 घंटे की क्लास चलती है जिसमें सिर्फ 8 ही MCQ डिस्कस किए जाते हैं। और हमारा 8 MCQ नॉर्मली हर एक क्लास में होता है चैप्टर फिनिश करने के बाद। तो कंटेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने दिमाग से इस चीज़ को निकाल दो कि ज़्यादा घंटे ज़्यादा होंगे तो यानी कि क्लासेस की क्वालिटी अच्छी होंगी, जल्दी भी चीज़ों को कवर किया जाता है मेन रह करके। इतना लंबा खींचते ही वो लोग हैं जिनको क्लासेस, नंबर ऑफ क्लासेस बहुत ज़्यादा बढ़ानी है, मेन काम यही है। लेकिन हमारा जो है वो जल्दी ख़त्म करना टारगेट है, ना कि क्लासेस कंटिन्यू करके बस हमारे नंबर ऑफ़ वीडियोज़ बढ़ाना, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ILO का जो हेडक्वार्टर है वो दैट इज जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड। स्ट्रक्चर क्या है ILO का? तो ट्री पार्टियाट है, दैट इज़ गवर्नमेंट, एम्प्लॉयर एंड वर्कर, ऐसा ट्री पार्टियाट है। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? टू प्रमोट सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड ह्यूमन एंड लेबर राइट्स, इसको प्रमोट करना इसका मेन काम है, ठीक है, इस बॉडी का। एंड मेन जो ILO के फंक्शंस है वो क्या है? तो बनाना, लेबर स्टैंडर्ड तय करना, निर्माण करना कि लेबर के क्या स्टैंड, तभी तो फॉलो करती है ना। मतलब जो ILO डिसाइड करती है कि मिनिमम बेसिक तो ये होने ही चाहिए, वही बाकी देश की कंपनियां जो हैं उसी को फॉलो करती है, बाकी देश के गवर्नमेंट उसी को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो फॉर्मुलेट एंड प्रमोट ILO, लेबर स्टैंडर्ड बनाना। दूसरा, प्रोवाइड द टेक्निकल असिस्टेंस देना। नंबर 3, कंडक्ट रिसर्च एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। एंड नंबर 4, प्रमोट करना द डिसेंट वर्क फॉर ऑल, ठीक है। कि इसमें क्या है कि प्रोवाइड टेक्निकल असिस्टेंस, कंडक्ट रिसर्च एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एंड प्रमोट करना डिसेंट वर्क फॉर ऑल। कन्वेंशन नंबर यहाँ पे देखो, दैट इज C29, C87, 98, 100, 111, 138, 182। देखो ये सब बहुत सारे ILO के कन्वेंशंस हैं जो किस चीज़ को लेकर के डील करता है वहाँ पे दिया हुआ है। कुछ याद रख सकते हो, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे इक्वल रेमुनरेशन जो है वो आपके कितने में है? तो C100 ये बात करता है, कन्वेंशन नंबर 100 ऑफ ILO इस बारे में बात करता है, इक्वल रेमुनरेशन। तो ये आप याद कर सकते हो, बहुत फेमस वाले जो होते हैं वो तो पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। मिनिमम एज कन्वेंशन की मिनिमम क्या एज होनी चाहिए लेबर के लिए, वो है आपका C138। ये तो एग्ज़ाम में एक बार आया वो क्वेश्चन है UPSC का ये, ठीक है। तो C138 यहाँ ये जो है इसको याद रख सकते हो आप, C138 इसको याद रख लो। वर्स्ट फॉर्म्स ऑफ चाइल्ड लेबर, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, C182। तो ये तीनों तो मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। बाकी अब आपके ऊपर अब डिस्क्रिप्शन है, याद रख सकते हो तो याद रख लेना, ठीक है। OECD, अब अगर हम अगले अपने इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस की बात करें ग्लोबली जो कि लेबर स्टैंडर्ड तय करती है, वो है OECD का फुल फॉर्म क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, OECD। अब देखो इसके बारे में कुछ चीज़ें हम लोग जान लेते हैं। फुल फॉर्म तो मैंने बता दिया यहाँ पे,
ठीक है। इस्टेब्लिशमेंट की अगर हम बात करें तो इसका इस्टेब्लिशमेंट 1961 में हुआ था, यानी हमारे देश की आज़ादी के बाद। ठीक है। रिप्लेसिंग द अर्लियर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूरोपियन इकोनॉमिक कॉपरेशन, ये था पहले इसका नाम OEEC, जो कि 1948 में बना था। बाद में इसका नाम किया गया OECD 1961 में। हेडक्वार्टर इसका OECD का कहाँ है? पेरिस में है, फ्रांस में। इसके मेंबर कंट्रीज़ कितने हैं? 38। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं कि क्या 50 से कम है, 50 से ज़्यादा है, ऐसे क्वेश्चन आजकल UPSC सिविल सर्विस पूछ रही है। ठीक है। ज़्यादातर डेवलप्ड नेशन इसके पार्टिसिपेंट्स हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है OECD का? टू प्रमोट करना इकोनॉमिक ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट, सोशल वेलबींग एंड द साउंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस अमंग द मेंबर एंड पार्टनर कंट्रीज़। ठीक है। ये है OECD का ऑब्जेक्टिव। मेन ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें तो प्रमोट करना फुल एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोवाइड करना, इम्प्रूव करना लिविंग स्टैंडर्ड्स अक्रॉस द मेंबर कंट्री, कोऑर्डिनेट इकोनॉमिक एंड सोशल पॉलिसी बिटवीन द गवर्नमेंट, एनकरेज फेयर लेबर स्टैंडर्ड, ठीक है, बिटवीन द एम्प्लॉयर्स, वर्कर्स एंड गवर्नमेंट्स, सपोर्ट रिस्पॉन्सिबल बिजनेस बिहेवियर एंड कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि CSR को प्रमोट करना, एंड असिस्ट करना डेवलपिंग कंट्री थ्रू द रिसर्च, डेटा शेयरिंग एंड पॉलिसी एडवाइस। रोल क्या है OECD का इन इंडस्ट्रियल रिलेशंस? इसमें क्या रोल है? OECD जो है वो क्या करता है? पब्लिश करता है रिपोर्ट्स। किस पे लाता है रिपोर्ट्स? वो एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं अभी, लेबर मार्केट में क्या क्या रिफॉर्म आया गया है, इंडस्ट्रियल रिलेशन सिस्टम कैसे काम करती है, और दूसरा प्रमोट करती है OECD ऑन सोशल पार्टनरशिप, एनकरेज करती है कलेक्टिव बार्गेनिंग एंड एडवाइस गवर्नमेंट ऑन वेज पॉलिसी, लेबर फ्लेक्सिबिलिटी एंड सोशल प्रोटेक्शन। ठीक है। OECD का जो एम्प्लॉयमेंट आउटलुक है उसके बारे में हम देख लेते हैं। ये एनुअल पब्लिकेशन है। देखो OECD का ना एक एनुअली जो है वो साल में एक बार एक पब्लिकेशन, एक मैगजीन लेकर के आती है। एक पब्लिकेशन है मेनली उसका, दैट इज़ उसका नाम है OECD एम्प्लॉयमेंट आउटलुक। देखो एन एनुअल पब्लिकेशन यानी कि साल में एक बार लेकर के आती है। इस पब्लिकेशन का नाम क्या है? तो एम्प्लॉयमेंट आउटलुक। एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि बताओ कि एम्प्लॉयमेंट आउटलुक। मैं आपको एक क्लास इस पे भी दे दूंगी कि डिफरेंट टाइप ऑफ रिपोर्ट्स कौन सी बॉडी लेकर के आती है, एंड अवार्ड्स एंड इस पे प्राइजेस पे जो है उस पर भी अलग से एक क्लास ला दूंगी मैं, ताकि एक जगह एक बार इकट्ठे आपको मिल जाएगी वो चीज़ें। तो एम्प्लॉयमेंट आउटलुक जो रिपोर्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। कुछ जो इंपॉर्टेंट है वही मैंने बस डाला है। इसको OECD निकालती है। इसमें क्या करती है? तो एनालाइज करती है लेबर मार्केट के क्या कंडीशन चल रहे हैं अभी, एम्प्लॉयमेंट की क्या पॉलिसी चल रही है, एंड डेटा प्रोवाइड करती है ऑन अनएम्प्लॉयमेंट की क्या ट्रेंड्स है, वेजेस एंड प्रोडक्टिविटी, वर्किंग आवर्स, जॉब क्वालिटी एंड सिक्योरिटी। ठीक है। ये सब MCQ देख लेते हैं कुछ इस पे हम लोग बेस्ड अभी, ताकि थोड़ा सा एक बोरियत खत्म हो हमारी। द OECD वॉज इस्टेब्लिश्ड इन द ईयर, किस साल OECD जो है उसकी स्थापना हुई थी? एग्जाम में बहुत बिल्कुल आ सकता है ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं UPFO में। ठीक है। तो 1948, 1951, 1961 एंड 1971। तो इसमें जो है OECD का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है? 1961 में। नंबर 2 क्वेश्चन अगर हम देखें तो इसमें क्या है? द OECD गाइडलाइंस फॉर मल्टीनेशनल एंटरप्राइज प्राइमरली जो है वो प्रमोट करता है नंबर A फ्री ट्रेड, नंबर B रिस्पॉन्सिबल बिजनेस कंडक्ट, नंबर C प्राइवेटाइजेशन, नंबर D लेबर यूनियन रिस्ट्रिक्शंस। तो बताओ कि इन चारों में से OECD का जो गाइडलाइन है वो क्या प्रमोट करता है? देखो आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हो कि हो सकता है फ्री ट्रेड का ये प्रमोट करता हो, बट नहीं। आंसर इज रिस्पॉन्सिबल बिजनेस कंडक्ट। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फोकस एरिया ऑफ द OECD? नंबर A कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज CSR, इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं। नंबर B इंडस्ट्रियल रिलेशन, नंबर C स्पेस रिसर्च, नंबर D एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी। तो बताओ कि इन चारों में से कौन सा OECD का जो है वो फोकस एरिया नहीं है, नॉट अ फोकस एरिया? तो स्पेस रिसर्च, इसके बारे में ये इसका फोकस एरिया नहीं है। थर्ड अगर हम बॉडी की बात करें तो उसमें इंटरनेशनल जो इम्पॉर्टेंट जो बॉडी है वो है यूनाइटेड नेशंस, दैट इज़ UN बॉडी। इसका फोकस क्या है? तो ये प्रमोट करता है सोशल जस्टिस, फेयर लेबर प्रैक्टिसेस एंड सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट थ्रू इट्स स्पेशलाइज्ड एजेंसी एंड द ग्लोबल इनिशिएटिव। ठीक है। यूनाइटेड नेशंस, इसका फोकस क्या है? सोशल जस्टिस, फेयर लेबर प्रैक्टिसेस, सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट। किसके जरिए? तो अपनी एजेंसीज़ के जरिए ये सब ये इंश्योर करता है। यूनाइटेड नेशंस की आपको पता है लगभग 24-26 जो है इसके अंदर बॉडी है। जैसे ILO जो है वो यूनाइटेड नेशंस के अंदर की बॉडी है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, यूनिसेफ, ठीक है, यूनेस्को, ये सब यूनाइटेड नेशंस के अंदर की बॉडी है, जिसके ज़रिए ये यूनाइटेड नेशंस ये सब इंश्योर करता है। इसकी जो है ये कब स्थापना हुई थी यूनाइटेड नेशन की? 1945 में स्थापना हुई थी। इसके जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे? तो न्यूयॉर्क USA में है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, आपको याद रखने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडी है। मेन ऑब्जेक्टिव इसका बता दिया मैंने, ऊपर लिखे हैं। एंड मेंबर कंट्रीज़ के कितने हैं? 193 इसके मेंबर्स हैं।
की ऑब्जेक्टिव्स की अगर हम बात करें दैट इज़ रिलेटेड टू लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, इसमें क्या है, ये सब सोशल प्रोडक्शन, जेंडर इक्वालिटी, ये सब नॉर्मल सी चीज़ें कॉमन मैंने लिख दी है जो जो रेलिवेंट है, बट इसको आप खुद भी पढ़ के समझ सकते हो। देखो, एजेंसी फुल फॉर्म एंड मेजर जो लेबर रोल एंड फंक्शंस है, जैसे उसके अंदर की बॉडी है सब आईएलओ जो है उसका फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि क्या करता है, लेबर स्टैंडर्ड तय करती है, प्रमोट करता है डिसेंट वर्क कंडीशन। यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, इसमें क्या है, तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम वर्क्स फॉर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए काम करती है, पॉवर्टी रिडक्शन के लिए काम करती है, ठीक है। यूएन ग्लोबल इम्पैक्ट, यूनिसेफ जो है वो किसके लिए, मेनली चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट एंड द एजुकेशन ऑफ द चिल्ड्रेन के लिए फोकस्ड है ये। यूएन वीमेन है, यूनिडो यानी कि यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यूएन सी टैड दैट इज यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो बहुत सारी बॉडी है इससे जिसके मेजर रोल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड द लेबर, अगर हम इसकी बात करें तो आपको पता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट एक एमर्जिंग कॉन्सेप्ट्स है। ये क्या होते हैं मैं आपको बताऊंगी अभी। अंडर द यूएन 2030, ठीक है, अंडर द यूएन 2030 जो है एजेंडा फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सेवरल गोल्स रिलेटेड डायरेक्टली टू द लेबर के बारे में, जो ऐसे एसडीजी के क्या है ना कि अलग अलग गोल्स हैं डिफरेंट, जैसे कि फॉर एग्जांपल एसडीजी 1 किसी और गोल को टारगेट करता है, एसडीजी 2 किसी और गोल को टारगेट करता है, और 2030 तक इन्होंने अपने कुछ ऑब्जेक्टिव, कुछ पर्पस तय किए हैं जो कि इनको 2030 तक जो है वो कंप्लीट करना है। अब वो एसडीजी है क्या, मैं आपको आगे की स्लाइड में बताऊँगी अभी। अंडर द यूएन 2030 एजेंडा, यानी कि 2030 तक खत्म करना, उसी को ये यूएन 2030 एजेंडा बोल रहे हैं फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल गोल नंबर 1 है, वो क्या कहता है, नो पॉवर्टी, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट। तो ये लेबर से कैसे कनेक्टेड है, ये मेनली कनेक्ट ही तो कर रहा है ना ये चैप्टर। तो एम्प्लॉयमेंट अगर क्रिएशन होगा तो उससे पॉवर्टी तो घटेगी। दूसरा गोल नंबर 5 जो है वो किसके बारे में बात करता है, जेंडर इक्वालिटी। जितने भी स्टैंडर्ड ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जितने भी गोल्स हैं और उसके जो भी ऑब्जेक्टिव हैं वो आपको पूरे के पूरे याद करने हैं, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। गोल नंबर 5 में जेंडर इक्वालिटी है, ये आपको पता होना चाहिए गोल नंबर 5 में क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल इक्वल पे एंड अपॉर्चुनिटी फॉर वीमेन। गोल 8 में क्या है, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, ये क्या करता है, तो प्रमोट्स सस्टेन्ड इंक्लूसिव एम्प्लॉयमेंट। गोल नंबर 10 की अगर हम बात करें तो रिड्यूस्ड इन इक्वालिटी के बारे में बात करता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये लेबर से कैसे कनेक्टेड है, अगर हम फेयर वेजेस देते हैं और इक्वल ट्रीटमेंट देते हैं तो ये हमारा इनइक्वालिटी ही तो रिड्यूस करता है। गोल नंबर 11 रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल देखो होता क्या है, तो लॉन्च किया गया इसको यूएन के द्वारा, ये आपको याद रखना है, यूनाइटेड नेशंस ने इसको लॉन्च किया था। दूसरा, इसको अडॉप्ट कब किया गया था, तो 2015 में अडॉप्ट किया गया था बाय 193 मेंबर्स के द्वारा। इस एजेंडा का नेम क्या है, ये एसडीजी वाले का, ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये है इसका थीम, ये भी आपको याद रखना है। टाइम फ्रेम क्या है इसका, कब कितने से कितने साल तक के लिए इसने ऑब्जेक्टिव बनाया, तो 2015 से 2030। कितने गोल्स हैं, तो 17 एसडीजी है इसमें। टारगेट कितने कर रहे हैं, तो 169 टारगेट्स हैं इसके, 232 इंडिकेटर हैं। मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। अब देखो यहाँ पे एसडीजी के गोल्स लिखे हुए हैं, ये ना आप अपने पीडीएफ से देख लेना। ये जो पूरे 17 के 17 न है, इसमें गोल्स लिखे हुए हैं और इसके क्या ऑब्जेक्टिव है वो आपको लिखे हुए हैं, ये आपको पीडीएफ में आसानी से दिख जाएगा, वहाँ से देख लेना। फिर भी मैं रीड कर देती हूँ ताकि सुन लो एक बार। गोल नंबर 1 में क्या है, नो पॉवर्टी। गोल नंबर 2 क्या है, जीरो हंगर। गोल नंबर 3 इज़ गुड हेल्थ एंड वेलबिंग। नंबर 4 क्वालिटी एजुकेशन पे कौन बात करता है, तो एसडीजी 4। हंगर, जीरो हंगर पे कौन बात करता है, तो एसडीजी 2। एजुकेशन पे कौन बात करता है, तो एजुकेशन जो है हमारा ये गोल नंबर 4। 5 जो है वो क्या है, जेंडर इक्वालिटी। नंबर 6 है क्लीन वाटर। नंबर 7 है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। नंबर 8 इज़ डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। नंबर 9 इंडस्ट्रियल इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। नंबर 10 इज़ रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी। नंबर 11 इज़ सस्टेनेबल सिटी एंड कम्युनिटी एंड नंबर 12 इज़ रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। नंबर 13 क्लाइमेट एक्शन। नंबर 14 लाइफ बिलो वाटर। नंबर 15 लाइफ ऑन लैंड। नंबर 16 पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन एंड नंबर 17 इज़ पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। ये है हमारे 17 के 17 एसडीजी जिसके अलग अलग गोल्स हैं जिसको आपको याद रखने हैं।
अब हमारी जो अगली बॉडी है जो लेबर वगैरह के स्टैंडर्ड को तय करती है वो है हमारा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसके बारे में भी हम लोग कुछ ब्रीफ देख लेते हैं जो एग्जाम में आने की संभावना है जिसकी इस्टेब्लिशमेंट इसका कब हुआ है। तो 1995 में। ऐसा नहीं है कि आज़ादी के पहले जैसे बाकी आप देख रहे थे 1945 वगैरह, वैसा नहीं है। 1995 में काफ़ी रिसेंट किया गया है। इसने रिप्लेस किया था दैट इज़ गैट को। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है एग्जाम में आने लायक कि पहले जो है वो इसका नाम क्या था, गैट, यानी कि जनरल अग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। ठीक है, 1947 में इसकी स्थापना हुई थी। बाद में इसका जो है 1995 से नाम किया गया WTO। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जेनेवा में है। एंड मेंबर्स कितने हैं, तो 164 है, 193 नहीं है जैसे UN में थे उसमें। एंड पर्पस क्या है इसका, टू प्रमोट फ्री एंड फेयर इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, एंड WTO के जो है ऑब्जेक्टिव क्या है, तो फ्री ट्रेड को प्रमोट करना, एनकरेज करना, फेयर कंपटीशन, प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर द नेगोशिएशन, इंश्योर्स ट्रांसपेरेंसी एंड प्रमोट करता है ये इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, WTO एंड द लेबर इशूज़, इसके बारे में हम लोग एक बार देखते हैं। वाइल WTO जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का प्राइमरी फोकस जो है वो ट्रेड है, बट इसकी जो पॉलिसी है वो इनडायरेक्टली इफेक्ट करता है लेबर मार्केट को। ठीक है, एस्पेक्ट अगर हम देखें डिफरेंट तो क्या है यहाँ पे WTO का, ट्रेड लिबरलाइजेशन, ग्लोबल कॉम्पिटिशन, लेबर स्टैंडर्ड डिबेट, सोशल क्लॉज डिबेट, वर्कर्स वेलफेयर। ठीक है, और इसके इम्पैक्ट हैं ये सारे। WTO उसको पढ़ लेना आप इम्पैक्ट को खुद ही। WTO एंड द ILO के बीच में क्या रिलेशन है, सबसे पहले देखो WTO डज नॉट सेट द लेबर स्टैंडर्ड। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ये लेबर स्टैंडर्ड तय नहीं करती है। लेबर स्टैंडर्ड कौन तय करता है, ILO करता है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इस पर भी एक MCQ बन सकते हैं। हाउएवर इट रिकग्नाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ कोर लेबर राइट। WTO जो है हालांकि लेबर राइट को जो है वो उसकी इंपॉर्टेंस को रिकग्नाइज करता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि कोई चाइल्ड लेबर नहीं होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन होना चाहिए, फेयर वेजेज होने चाहिए, नॉन डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए। द सिंगापुर मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जो है उसने क्लैरिफाई किया दैट ILO इज़ द कॉम्पिटेंट बॉडी टू डील विद द लेबर स्टैंडर्ड। WTO का जो रोल है इज़ लिमिटेड टू इंश्योरिंग द ट्रेड पॉलिसी सपोर्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ये आप इसको पढ़ लेना, सिंगापुर मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जिसने कि क्लैरिफाई किया दैट ILO जो है इज़ द कॉम्पिटेंट बॉडी है टू डील विद द लेबर स्टैंडर्ड। ठीक है, अब देखो यहाँ पे की WTO एग्रीमेंट एंड इम्पैक्टिंग द लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल गैट 1994, इसने क्या किया, इसका क्या था ना, इंक्रीज फेयर ट्रेड। गैट्स फैसिलिटेट करता है मूवमेंट ऑफ द सर्विस प्रोफेशनल्स, ताकि जो प्रोफेशनल्स हैं एक कंट्री से दूसरे कंट्री जो है वहाँ जा सके। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ के कितने सारे इंजीनियर्स वहाँ जाके काम कर रहे हैं। ट्रिप्स जो है ये सब याद रख लेना, ये सब इंपॉर्टेंट है। ट्रिप्स क्या है, तो ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ये इन्फ्लुएंस करता है इनोवेशन एंड नॉलेज बेस्ड एम्प्लॉयमेंट को। ठीक है, इस पर डिटेल नहीं पढ़ा दी क्योंकि फिर तो ये अलग ही पूरी क्लासेस हो गई ना यार, इंटरनेशनल रिलेशन की क्लास हो गई ये तो। अग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर जो कि अफेक्ट करता है रूरल एम्प्लॉयमेंट को। अग्रीमेंट ऑन सब्सिडी जो कि इम्पैक्ट करता है जॉब क्रिएशन इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। ठीक है, क्रिटिसिज्म की अगर हम बात करें तो कोई भी डायरेक्ट अथॉरिटी नहीं है टू इन्फोर्स करना लेबर स्टैंडर्ड। दूसरा, ट्रेड लेबर लिंकेज जो है वो काफ़ी वीक है एंड सम डेवलपिंग नेशंस जो है वो आर्ग्यू करते हैं दैट लिंकिंग ट्रेड विथ लेबर स्टैंडर्ड में बी यूज्ड एज अ फॉर्म ऑफ प्रोटेक्शनिज्म, जो कि गलत है। रिसेंट डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो अभी देखना कि WTO जो है नाउ सपोर्ट्स द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स including the decent work that is SDG 8, collaboration with ILO and UNCTD to study the employment effects of the trade and policy. डिस्कशंस की अगर हम बात करें, डिस्कशंस ऑन द इंक्लूसिव ट्रेड, जेंडर इक्वालिटी एंड द डिजिटल इकोनॉमी एम्प्लॉयमेंट। WTO ILO जॉइंट रिपोर्ट्स जो है वो एनालाइज करती है हाउ ट्रेड पॉलिसी इफेक्ट द जॉब क्रिएशन एंड द वर्किंग कंडीशन। ठीक है, इंडस्ट्रियल रिलेशंस इन द मल्टीनेशनल एंटरप्राइज। ठीक है, इंडस्ट्रियल रिलेशंस इन द मल्टीनेशनल एंटरप्राइज। चैलेंजेस अगर हम देखें तो क्या है MNCs के लिए, तो ये मैनेज करती है डाइवर्स लेबर लॉ। मान लो कि इस कंट्री में, इंडिया में कुछ और है, UK में कुछ और है, US में कुछ और है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ लेबर लॉ को मैनेज करती है। बैलेंसिंग द होम कंट्री पॉलिसी, ठीक है, एंड दैट्स वर्सेस होस्ट कंट्री प्रैक्टिसेस। मतलब खुद होम कंट्री पॉलिसी मतलब जहाँ की वो कंपनी है। फॉर एग्जांपल अगर US की कंपनी है तो वहाँ की पॉलिसी वर्सेस जहाँ पे वो कंपनी अभी जैसे इंडिया में है उसने खोला है, तो होस्ट कंट्री प्रैक्टिसेस, उसको बैलेंस करना। हैंडलिंग द एक्सपैट्रिएट एंड द लोकल एम्प्लॉय के रिलेशंस को एंड डीलिंग विद द क्रॉस, ये मैंने बता ही दिया है क्या क्या इशूज़ आ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आउटसोर्सिंग एंड ऑफ शोरिंग लेबर
वेजेज इनइक्वालिटी, एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है लेबर का, वर्कर राइट्स इन इतने एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स, ये मैं अलग से बता चुकी हूँ। ऐसे जोन्स होते हैं जहाँ पे सारे जो सामान, अगर मान लो कि SEZ बोलते हैं उसको, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, जहाँ से अगर प्रोडक्ट जो है वो अगर इंडिया में भी बेचे जाते हैं तो भी उसको जो है वो एक्सपोर्ट माना जाता है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एंड इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट, ये सब नॉर्मल सी चीज़ें, आप खुद भी पढ़ सकते हो। रिसेंट ट्रेंड की अगर हम बात करें तो ग्लोबलाइजेशन ऑफ HR पॉलिसी, राइज ऑफ डिजिटल लेबर प्लेटफॉर्म बढ़ गए हैं, फोकस बढ़ चुका है स्टैंडर्ड इस पे, सस्टेनेबिलिटी एंड रिसेंट वर्क पे, काफ़ी ज़्यादा NGO के रोल बढ़ चुके हैं फॉर इन्फोर्सिंग द लेबर राइट्स। ठीक है, कॉर्पोरेट कोड्स ऑफ, अभी आपको पता है ये लेबर मतलब ये क्या बोल रहे उसको, नंबर ऑफ़ वर्किंग कंडीशन, जो आवर्स हैं इस पर कितनी बहस हो रही है। जैसे कि अभी जो है इन्फोसिस के जो ये हैं हमारे जो हेड हैं, जो ओनर है, उन्होंने बोला कि 14 आवर्स जो है वो 14 आवर्स डे, 12 आवर्स ए डे, इतना काम करना चाहिए जो है इसको वर्कर को। और जैसे भी दीपिका पादुकोण के आपने अभी सुन रहे होंगे काफ़ी न्यूज़ में कि 8 आवर जो शिफ्ट होनी चाहिए, ऐसा डिमांड कर रही है वो। तो इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में, तो आपको पता है नंबर ऑफ़ वर्किंग आवर्स जो है वो कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर ये रेगुलेट ना हो तो। चलो इस पे बेस्ड हम लोग कुछ MCQ देख लेते हैं। विच ILO कन्वेंशन डील करता है द राइट टू ऑर्गेनाइज एंड द कलेक्टिव बार्गेनिंग। देखो क्वेश्चंस इसी टाइप के एग्जाम में आ सकते हैं। तो कन्वेंशन नंबर 98 जो है ये हमारा डील करता है विद द राइट टू ऑर्गेनाइज एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग। नंबर 2 हमारा क्वेश्चन दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोर ILO कन्वेंशन, कौन सा नहीं है। तो नंबर A फोर्स्ड लेबर, नंबर B इक्वल रेमुनरेशन, नंबर C मैटरनिटी बेनिफिट एंड नंबर D इज़ द चाइल्ड लेबर। ठीक है, तो कौन सा जो है वो कोर ILO कन्वेंशन नहीं है, दैट इज़ मैटरनिटी बेनिफिट। नंबर 3 हमारा क्वेश्चन है द टर्म इंटरनेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशंस मेनली जो है वो किससे रिलेटेड है, डोमेस्टिक लेबर पॉलिसी से, क्रॉस बॉर्डर लेबर मैनेजमेंट, लोकल वेज स्ट्रक्चर एंड द HRM ओनली। एक सेकेंड, इंटरनल HRM ओनली। तो आंसर इज क्रॉस कंट्री लेबर मैनेजमेंट। तो बस यही थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने पूरी चैप्टर जो है इंटरनेशनल से एंगल से एंड सारे बॉडीज़ को भी देखा ब्रीफली। ये मैं चाहती तो नहीं भी स्किप भी कर सकती थी यार, लेकिन मुझे लगा कि जो भी रेलेवेंट है वो मैं एक बार बता दूं, एटलीस्ट नहीं भी उसको एक्सप्लेन करूं तो मेरे नोट्स में हो, जहाँ से आप उसको खुद से पढ़ाई कर सकें। ठीक है, तो आपको सारी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी एंड टेलीग्राम की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ से आप ज्वाइन कर लो। करंट अफेयर्स पे जो है ऑलरेडी जारी है, डोंट वरी। करंट अफेयर्स जो है मैं ट्राई करूँगी कहाँ तक कवर हो सकता है। पहले मेरी टारगेट है कि ये सारे जो टेक्निकल सब्जेक्ट है ये खत्म हो जाए एक बार। ठीक है, तो टिल देन थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली क्लास में।